हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना माता पिता मेरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक है वो आज अपन समझेंगे। तो आज का जो व्यंजक है वो है फिजिक्स का निरक्षीय स्थिति या हम कहें अनुप्रस्थ स्थिति। कौन सी? अनुप्रस्थ स्थिति। निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले सबसे पहले हम ये समझें कि निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति जो है वो होती क्या है। अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि जैसे हमने अक्षीय स्थिति समझी थी लास्ट वीडियो में। अक्षीय स्थिति में क्या था, जब कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर मतलब आगे की तरफ हो तो वो अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ऐसे ही जब कोई बिंदु द्विध्रुव के लंबवत पर मतलब 90 डिग्री एंगल के ऊपर हो तो वो चीज कहलाएगी उस बिंदु के सापेक्ष। वो बिंदु क्या होगा? द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में। जैसे कि हमने कहा कि एक परिभाषा जो है वो सेम है। जैसे एक द्विध्रुव है ए बी एक क्या है? द्विध्रुव है। ए बी एक द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव क्या होता है? जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। तो हमने कहा ए बी एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिसके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। अब हम अक्षीय स्थिति में क्या करते थे? आगे अक्ष की तरफ बढ़ाते थे। अब निरक्षीय स्थिति में हम कहाँ बढ़ाएंगे? लंबवत की तरफ। तो द्विध्रुव का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है? अपना ओ है। अब ओ से आर दूरी पर मतलब कहाँ की ओर? लंबवत की ओर। आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो एक तो तीव्रता ये हो गई एक पॉइंट के लिए, एक तीव्रता यहाँ हो गई बी पॉइंट के लिए, ये हो गई हमारी E1, ये हो गई हमारी E2 और ये हो गई हमारी परिणामी तीव्रता। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है हमारा टोटल कितना है? 2 थीटा, या इसको थीटा मान लो, इसको थीटा। कितना हुआ? 2 थीटा। अब हम देखें इसी चीज को अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो अपन निकालते थे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम पहले ही कर दें वायु निर्वात के लिए के का मान 1 तो हमें आगे जाके वायु निर्वात के लिए के बराबर 1 लेके नहीं जाना पड़ेगा। आप या तो शुरुआत में ही कर दें या लास्ट पे करें, ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे हमने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो E1 जो है वो कितना है अपना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ले लो, Q अपॉन ए बी स्क्वायर। क्वेश्चन 1, क्योंकि ये ए के है, ए पे है बिंदु ए से, तो ए बी स्क्वायर। अगर हम मान लें माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो निकाल रहे हैं तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकलेगी तो कौन सी निकलेगी? E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे बी पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ दिख रहा है कि AP जितना ही है उतना क्या है? BP है। माने AP और BP दोनों बराबर है, तो E1 और E2 के जो परिमाण है वो भी कैसे होंगे? बराबर हैं। और जब दो सदिश होंगे E1 और E2 तो इनके बीच में कोण कितना है? 2 थीटा एंगल है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? E1 और E2 के बीच में एंगल जो है वो कितना है? 2 थीटा है। या यहाँ थीटा कर लो, यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। अब यहाँ पे अपन देखें E1 और E2 में AP और BP दोनों कैसे हैं? AP और BP कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। तो E1 और E2 जो है उनके परिमाण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब अगर अपन निकालते हैं परिणामी तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमें कौन सी निकालनी होती है? हमें ना परिणामी तीव्रता। इसके लिए एक सीधी बात है जो आपको शॉर्ट में बता रहा है, वही आप याद करके जाना। आपका जो डेरिवेशन है वो कभी भी गलत नहीं होगा।
इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी है, परिणामी तीव्रता जो होती है उसका एक फॉर्मूला है, E इक्वल टू आपको याद रखना है 2E1 cos थीटा। वैसे ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाता है 2E1 cos 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाता है तो क्या बचता है 2E1 cos थीटा। ठीक है, तो हमें याद डायरेक्टली करना है E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। माने हमने डायरेक्ट परिणामी तीव्रता मान लिया कि परिणामी तीव्रता जो आएगी वो क्या आएगी, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। बस सिर्फ इतना समझना है। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखें अपन समीकरण 3 में E1 का मान रख दो, E1 का मान रखने पर तो E इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे AP स्क्वायर इंटू cos थीटा। इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अगर हम इसमें cos थीटा और AP स्क्वायर का मान रख दें तो हमें हमारी परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें AP स्क्वायर का मान चाहिए। हमारे पास AP स्क्वायर का मान तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ OA का मान L है और यहाँ OB का मान L है, क्योंकि जब 2L का मध्य बिंदु O है तो दोनों का जो डिवाइडेशन हो गया वो किसमें हो गया, L और L में। अब हम निकालें इसमें AP स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करें, हम एक त्रिभुज ले रहे हैं AOP जो एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं इस चीज में, इसको हम अलग रख लो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगाई, ये क्या होता है अपना कर्ण, ये क्या होता है आधार, और ये क्या होता है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब AP स्क्वायर बराबर होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या अपन कहें AP का मान क्या हो गया रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे हमें AP का मान मिल गया और AP स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में अभी AP स्क्वायर का मान आ गया, अभी हमें cos थीटा का मान निकालना है। तो हमने लिखा पुनः त्रिभुज AOP से cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और cos थीटा के लिए हमारा आधार क्या है L, तो आधार तो हो गया L, कर्ण क्या है AP, और AP का मान कितना निकला है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो cos थीटा का मान आ गया, AP स्क्वायर का मान आ गया, समीकरण नंबर 4 में हम इन सभी के मान रख देंगे। समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 क्या है, E इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे AP स्क्वायर का मान कितना आया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान क्या है L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब हमें यहाँ पे देखें कि जब यहाँ पे कुछ नहीं होता, पावर कितनी होती है 1। जब आधार सेम है तो पावर क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखें E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर पूरा लिख दिया 2QL, और यहाँ कर दिया हमने R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 कितना हुआ 3/2, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू हुआ 3/2। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1/2 क्या हो रहा है 3/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2QL है, हमने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L।
यानी कि द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। एक आवेश और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव का आघूर्ण। अब देखो यहाँ पे हम रखते हैं तो E इक्वल टू तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम जानते हैं कि यदि L इज लेस देन R है तब L का मान क्या होगा, 0, क्योंकि L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा है। जब R की तुलना में बहुत छोटा होता है तो उस चीज को हम मान लेते हैं कि वो लगभग नेग्लिजिबल है, यानी कि नगण्य है। लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब L का मान अगर यहाँ 0 रख दें हम तो क्या बचेगा हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ले लेना यहाँ पे के P अपॉन, अब देखो R स्क्वायर, L तो 0 हो गया, अब क्या बचा 3/2, 2 से 2 कट गया तो E इक्वल टू बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन R की घात है 3। ये आ गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसी में अपन कर दें वायु या निर्वात तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो उस कंडीशन में तीव्रता बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R की घात है 3 या P अपॉन R क्यूब। तो ये है हमारा जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक बार और प्रभाता समझ लें शॉर्ट में, तो क्या है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह द्विध्रुव के लंबवत पर स्थित होता है तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। आशा है कि ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी ये सीखने का मौका मिले। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।